हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा आज लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, सो नेचुरल सिलेक्शन इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट पढ़ने जा रहे हैं, विच मींस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चार्ल्स डार्विन एंड हिज वॉयज एंड वी आर गोइंग टू आल्सो स्टडी अबाउट अल्फ्रेड वेलेस। ठीक है, सो ये दो साइंटिस्ट के वर्क को आज पढ़ेंगे। सबसे पहले लेट मी बिल्ड द बेसिक आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, सो वर्ड पे आने से पहले जो इसका बैकग्राउंड है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन की हिस्ट्री है, वो हम लोग बेसिक समझते हैं। ठीक है, तो याद रखो कि ऑब्वियसली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में या अलग अलग माइथोलॉजीज में ऐसा माना जाता है कि गॉड ने सारे स्पीशीज को बनाया है। ठीक है, सो उसके लिए वर्ड क्या है बेटा? उसके लिए वर्ड क्या है? स्पेशल क्रिएशन। क्या? स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। गॉड ने, ऊपर वाले ने सारी स्पीसीज को बनाया है, इस आइडिया को क्या बोलते हैं? स्पेशल क्रिएशन। क्या बोलते हैं? डोंट कंफ्यूज स्पेशल क्रिएशन विथ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन मॉडल क्या बोल रहा था कि लाइफ मड में, स्ट्रॉ में, गंदगी में ओरिजिनेट हो गई और होती भी है, ऐसा बोल रहा था। लेकिन स्पेशल क्रिएशन इज डिफरेंट। स्पेशल क्रिएशन मीन्स देयर इज सम क्रिएटर which for which we use the G word, God. ठीक है, so there is some creator जिसने सारी स्पीसीज को बनाया है। ठीक है, so special creation basically means कि there is a creator, ठीक है, और सारी स्पीसीज को बनाया है किसने? गॉड ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट स्पेशल क्रिएशन में याद रखो एनसीईआरटी ने ऐसा बोला, 3 कोनोटेशंस आते हैं। क्या आते हैं? 3 कोनोटेशंस आते हैं, मतलब 3 बेसिक आइडियाज आते हैं। ठीक है, 3 बेसिक आइडियाज कौन कौन से हैं? सबसे पहले यह है कि सारे स्पीसीज एज सच बने। लाइक फॉर एग्जांपल हॉर्स को ले लो, तो हॉर्स एज हॉर्स गॉड ने बनाया। ऐसा नहीं है कि हॉर्स को कुछ और बनाया, वो इवॉल्व होके हॉर्स बना, ऐसा नहीं है। सो ऑल स्पीसीज वेर क्रिएटेड एज सच। ठीक है, सो पहला कोनोटेशन क्या है? पहला कोनोटेशन यह है कि ऑल स्पीसीज वेर क्रिएटेड इन पेयर्स एज सच। जैसे वो उतना पहले थे, हजारों हजारों साल पहले थे, वैसे आज भी है। ठीक है, सो ऑल स्पीसीज वेर क्रिएटेड एज सच। ऑल स्पीसीज वेर क्रिएटेड, ऑल स्पीसीज वेर क्रिएटेड एज सच। जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं। ठीक है, ये पहला फीचर है स्पेशल क्रिएशन का। दूसरा जो फीचर है, दूसरा जो कोनोटेशन है, वो ये है कि एक बार ये स्पीसीज बन जाते हैं, ये इवॉल्व नहीं करते, ये वैसा का वैसे ही रहते हैं। मतलब स्पेशल क्रिएशन मतलब एक बार भगवान ने जो बना दिया वही रहेगा। इंसान बना दिया, इंसान ही रहेगा, वो कभी कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो बेसिकली सेकेंड कोनोटेशन क्या है कि बेसिकली नो इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, नो इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, नो इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, मतलब no changes in current stock of species, no changes in current stock of species। ठीक है, current stock of species मतलब ना कोई स्पीसीज खत्म हो रही है और ना कोई स्पीसीज नई आ रही है। मतलब जो बन गया वो बन गया, ना वो खत्म हो रहा है, ना वो आ रहा है, ना वो बदल रहा है। देयर इज नो चेंज इन स्टॉक ऑफ स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज की जो इन्वेंट्री है वो फिक्स हो गई कि वो है, वो रहेगी जब तक ऊपर वाला चाहे। नेक्स्ट तीसरी कोनोटेशन ये है, ऑलमोस्ट सारे माइथोलॉजीज में यही आता है कि अर्थ जो है वो पुरानी है, लेकिन बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड नहीं है। जनरली फ्यू 100 ईयर्स, या ऐसा बोलो और थोड़े स्क्रिप्चर्स में आता है कि फ्यू 1000 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, सो जनरली स्क्रिप्चर्स में ऐसा आता कि अर्थ जो है जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स है, मतलब जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम एस्टिमेट है, वो भी मिलियन तक है। बिलियन तक किसी स्क्रिप्चर में नहीं है कि अर्थ वाज बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, एज व्हाट साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक विजडम हैज टोल्ड अस कि अर्थ इज बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड। इतना पुराना अर्थ है, ये किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर में नहीं है। ठीक है, सो क्या बोलेंगे? पॉइंट नंबर 3 क्या बोलेंगे? पॉइंट नंबर 3 क्या बोलेंगे कि अर्थ इज few thousand years old। एनसीईआरटी में लिखा 4000 year old, so earth is 4000 years old। ठीक है, ठीक है, so जो एक थ्योरी है उसका नाम है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दिस इज अ स्पिरिचुअल थ्योरी विच रिक्वायर्स अ क्रिएटर, गॉड, हु बाय हिज पावर और हर पावर
कैन क्रिएट एवरीथिंग इन क्रिएशन। तो इस थ्योरी के 3 फीचर्स हैं, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, 3 कॉनोटेशंस है। वो क्या है? सबसे पहले सारी स्पीसीज जैसी है वैसी ही बनी, ठीक है। दूसरा क्या? कोई चेंज नहीं हो रहा है अभी। और तीसरा क्या? कि अर्थ बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुरानी है, या इन सम केसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स के बारे में भी डिस्क्रिप्शन आया है स्क्रिप्चर्स में, ठीक है। लेकिन ये सारे आइडियाज चैलेंज हो गए मेंडल के उनके टाइम पे, क्या बोलते, डार्विन के टाइम पे, ठीक है। सो डार्विन के टाइम पे ये सारे आइडियाज चैलेंज हो गए। कैसे चैलेंज हो गए? डार्विन ने एक कंसेप्ट दिया नेचुरल सिलेक्शन, जिसको हम लोग समझने जा रहे हैं। सो बहुत ध्यान से सुनना, आइडिया बहुत सिंपल है। याद रखो, जो भी बायोलॉजी के लॉज है, ऑल बायोलॉजिकल लॉज कैन बी रिफ्रेम्ड इन लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। मतलब बायोलॉजिकल लॉज का रिडक्शनिस्ट अप्रोच लगा के केमिस्ट्री पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सिमिलरली केमिस्ट्री का कोई भी लॉ है, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, कुछ भी है, उसको आप बेसिकली फिजिक्स के लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हो। सो बायोलॉजी के लॉ को केमिकल लॉ से और केमिकल लॉ को फिजिक्स के लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हो, अल्टीमेटली फिजिकल लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन याद रखो, बायोलॉजी में एक ऐसा भी लॉ है जिसका कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी और फील्ड में, लाइक केमिस्ट्री में, लाइक फिजिक्स में। वो लॉ कौन सा है? वो लॉ है इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। लिविंग सिस्टम कैसे इवॉल्व करते? नेचुरल सिलेक्शन से। वही अपने को समझना है, ठीक है। सो पहले बेसिक से शुरू करते बेटा। सबसे पहले याद रखो कि ब्रिटेन जानते हो ना, ब्रिटेन मतलब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब इंग्लैंड। ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है, क्या? ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है उसका एक शिप था, ठीक है। कौन सा शिप था? HMS बीगल। क्या? HMS बीगल, ठीक है। अब ये HMS बीगल क्या है, शॉर्ट में बताता है। देखो, बीगल ना एक डॉग की वैरायटी होती है, वो ब्राउन फर का होता है, प्लस उसमें व्हाइट होता है, ठीक है। सो उसका आधा बॉडी व्हाइट होता है, आधा बॉडी ब्राउन होता है। आई होप यू कैन इमेजिन, आई नीड नॉट शो यू दैट। सो बीगल इज एक्चुअली वेराइटी ऑफ डॉग। और HMS जो है ये शॉर्ट फॉर्म है हिज रॉयल मेजेस्टी का। किसका? हिज रॉयल मेजेस्टी। अब आपको शायद सुना हो कि ब्रिटेन जो है वो एक बेसिकली मोनार्की है आज के टाइम पे, वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, लेकिन बेसिकली एज अ कंट्री इट इज अ मोनार्की, ठीक है। सो वहां पे किंग होते हैं, और किंग को क्या बोलते हैं? हिज मेजेस्टी। क्वीन को क्या बोलते हैं? हर मेजेस्टी। मेजेस्टी इज फॉर रिस्पेक्ट, पावर, ठीक है। सो हिज मेजेस्टीज शिप बीगल, और शिप का नाम कुत्ते की वैरायटी के नाम पे पड़ा है। सो HMS बीगल इज बेसिकली हिज मेजेस्टी शिप बीगल, ठीक है। ये रॉयल ब्रिटिश नेवी का शिप था, ठीक है। इसको किसने यूज किया? एक नेचुरलिस्ट स्टूडेंट ने यूज किया, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था? चार्ल्स डार्विन। बेटा, चार्ल्स डार्विन के लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो? हु वॉज चार्ल्स डार्विन? यू कैन कॉल हिम नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट मतलब जिसको नेचर के सारी चीजों की थोड़ी बहुत जानकारी होती है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, ठीक है ना, और ऑब्वियसली बाकी चीजों की भी, ठीक है। सो नेचुरलिस्ट। यू कैन ऑल्सो कॉल हिम, चार्ल्स डार्विन को आप इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी बोल सकते हो। मतलब ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई करने वाला जो इवोल्यूशन पे फोकस करता है। यू कॉल हिम आइदर इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट, ठीक है। चलो, HMS बीगल शिप का यूज किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। और इन्होंने पूरे दुनिया में वाटर्स में ट्रेवल किया, ठीक है। सो ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड। क्या? ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड। ही ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। और फिर इन्होंने एक बुक लिखी जिसके अंदर अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उसमें से जो की आइडियाज है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वो की आइडियाज क्या है? वो पहला की आइडिया है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शेयर कैसे कैरेक्टर्स? एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। सब में एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? शेयर होते हैं। लेकिन कंप्लीटली शेयर होते हैं या टू वेरिंग डिग्री शेयर होते हैं? टू वेरिंग डिग्री, अलग अलग डिग्री तक शेयर होते हैं, टू वेरिंग डिग्री, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट,
एक और चीज इन्होंने नोटिस करी, ठीक है, क्या नोटिस करी कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कॉमन हैबिटेट में है उनके अंदर कॉमन फीचर्स इवॉल्व होते हैं, ठीक है, और जो अलग अलग हैबिटेट्स में है उनके अंदर अलग अलग फीचर मतलब इवॉल्व होते हैं. सो ऑर्गेनिजम्स अडैप्ट टू देयर हैबिटेट, ऑर्गेनिजम्स अडैप्ट टू देयर हैबिटेट, ऑर्गेनिजम्स अडैप्ट टू देयर हैबिटेट, ठीक है. मतलब हैबिटेट के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या आता है, देखो कीवर्ड क्या है, पहले वाले स्टेटमेंट में कीवर्ड क्या है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, ठीक है, और कंप्लीटली या वेरिंग डिग्री, वेरिंग डिग्री. दूसरे वाले पॉइंट में कीवर्ड क्या है, अडॉप्ट, अपने हैबिटेट को, अपने रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है. ऐसे इन्होंने एक दो चीज और ऑब्जर्व करी. एक चीज क्या ऑब्जर्व करी कि जैसा उनका हैबिट रहता है वैसा उनके कैरेक्टर्स हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल डार्विन्स फिंचेस, वो छोटी छोटी चिड़िया होती है जिनकी बीक शेप अलग अलग होती है, मतलब जैसी फूड हैबिट उनकी होती है उसी शेप की उनकी बीक शेप हो जाती है. बीक मतलब चोंच जिसको बोलते हैं, जो बर्ड की बीक होती है उसमें छोटे 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 चेंजेस होते हैं. वो चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि उसकी फूड हैबिट अलग है. बेटा जो जो बर्ड जो है, जो बर्ड फ्रूट खा रही है उसको फ्रूट को कट करने के लिए बीक चाहिए होगी ना, मतलब उसकी बीक थोड़ी राउंड होगी ना, तभी वो फ्रूट का पल्प निकाल पाएगी. उसकी बीक अगर एकदम जो है एकदम पॉइंटी होगी तो उतने अच्छे से नहीं खा पाएगी. लेकिन अगर कोई ऐसी बर्ड है जिसको नेक्टर लेना है, जिसको जूस वगैरह कहीं से लेना है, तो उस केस में वो बर्ड जो होगी उसकी जो बीक होगी वो थोड़ी सी पॉइंटी होगी. सिमिलरली कोई ऐसी बर्ड है जिसको फ्लैश खाना है तो उसको फ्लैश खाने के लिए एक पॉइंटी कर्व्ड जैसे कैनाइन लाइक बीक होगी. जैसे कार्निवोरस को कैनाइन होता है वैसे बर्ड को क्या होगी, एक पॉइंटी कर्व्ड बीक होगी, ठीक है. सो याद रखो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर हैबिट के बेसिस पे भी कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है. सो ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टर, ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टर, ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टर्स अलाइन विद देयर हैबिट, अलाइन विद देयर हैबिट, ठीक है, अलाइन विद देयर हैबिट्स. इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है डार्विन्स फिंचेस, ठीक है. और डार्विन फिंचेस का बीक शेप, बीक जानते हैं ना आप, चोंच को बोलते हैं, ठीक है, बीक शेप ऑफ डार्विन्स फिंचेस, ठीक है. चलो एनसीईआरटी पे आते हैं. एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है झट से देखते हैं. सबसे पहले देखो स्पेशल क्रिएशन के बारे में लिखा है, ठीक है. क्या लिखा है, कन्वेंशनली रिलीजियस लिटरेचर मतलब रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वो अपने को बताते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन मतलब देयर वाज स्पेशल क्रिएटर कॉल्ड गॉड और उसने क्या बनाया, पूरा सब कुछ बनाया. नेक्स्ट क्या लिखा है, दिस थ्योरी हैज थ्री कॉनोटेशंस, मतलब दिस थ्योरी हैज थ्री बेसिक आइडियाज या बेसिक प्रिंसिपल्स. पहला क्या है, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी स्पीसीज हो जो आज है वो वैसा का वैसा ही बनी थी जब भी बनी थी. नेक्स्ट सेकंड क्या, ऑल डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम, मतलब ना कुछ ऐड हो रहा है ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो डाइवर्सिटी थी उसमें कुछ इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, एज इट इज जैसा का तैसा है. नेक्स्ट कि अर्थ जो है वो 4000 साल पुरानी, मतलब हजार या मैक्सिमम मिलियन ऑफ ईयर ओल्ड है, लेकिन बिलियन ईयर ओल्ड नहीं है, ठीक है. सो रिलीजियस थ्योरीज दे मिस्ड द एज ऑफ अर्थ बाय अ फैक्टर ऑफ 1000, ठीक है. कोई बात नहीं, क्या लिखा है, ऑल दीज आइडियाज वे स्ट्रांगली चैलेंज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डार्विन ड्यूरिंग द 19th century. 19th century मतलब 1800 to 1900, ठीक है. बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड इन सी वॉयज, सी वॉयज मतलब सी ट्रिप, समुद्र में घूमेगा ना जहाज, हवा में थोड़ी उड़ेगा, ठीक है. इन अ सेल शिप, बेटा सेल शिप का क्या मतलब होता है, जो विंड को यूज करके मूव करता है उसको क्या बोलते हैं, सेल शिप. तो एक सेल शिप था जिसका नाम क्या, हिज मैजेस्टी शिप बीगल. उसमें दुनिया भर में कौन घूमा, चार्ल्स डार्विन. उन्होंने कंक्लूड किया कि अभी जो लाइफ फॉर्म्स है, करंट लाइफ फॉर्म्स, दे शेयर सिमिलैरिटीज टू वेरिंग डिग्री अमंग्स देमसेल्फ बट ऑल्सो विथ लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. तो ये दो वर्ड याद रखो, दो वर्ड. पहला वर्ड क्या है, वेरिंग डिग्री, और दूसरा वर्ड कैरेक्टरिस्टिक शेयर होते हैं प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी और करंट जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ भी. देखो मैंने भी आपको क्या लिखवाया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, आज के टाइम में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो शेयर करते अपने एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स
कितने कंप्लीटली या टू वेरिंग डिग्री। और मैंने आपको दो एडिशनल चीजें भी लिखवा दी कि ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट को क्या करता है, अडॉप्ट करता है। किस लिए अडॉप्ट करता है? सर्वाइवल के लिए अडॉप्ट करता है ना, सर्वाइवल के लिए अडॉप्ट करता है ना। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म अपने फूड हैबिट के हिसाब से कैरेक्टर इवॉल्व भी करता है। फॉर एग्जांपल डार्विन्स फिंचेस, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे ईट, व्हाट इज देयर हैबिट, उसी बेसिस पे उनकी फिंचेस की शेप इवॉल्व होती है। ठीक है, सो और तो और एक्सटिंक्शंस भी होते हैं। मतलब स्पेशल क्रिएशन क्या बोल रहा, जो बन गया वो बन गया, वही रहेगा, उसमें कुछ प्लस नहीं होगा, कुछ माइनस नहीं होगा। लेकिन डार्विन के आइडियाज क्या बोल रहे हैं कि उसमें एक्सटेंशन भी होगा, स्पीशीज लॉस भी होगी और न्यू स्पीशीज भी बनेगी। ठीक है, सो इसको, इस मॉडल को समझते हैं। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने बेसिक चीजें देखी है बेटा। अभी तक हम लोगों ने वी हैव सीन बेसिक, वी हैव नॉट सीन द ट्रू जिस्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा। ध्यान से सुनना, पहले मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूं ये पार्ट। ठीक है, years gone by, just as new forms of life arose at different periods of history. तो आपने सुना होगा डायनासोर इवॉल्व हुए, डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए। हाउ डू वी नो? थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ये प्लांट इवॉल्व हुआ, फॉर एग्जांपल राइनिया प्लांट इवॉल्व हुआ, राइनिया प्लांट एक्सटिंक्ट हुआ। हाउ डू वी नो that Rhynia and Horneophyton type plants they evolved and they got extinct? How do we know? Through fossil record. ठीक है, सो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, दे इवॉल्व एंड दे बिकेम एक्सटिंक्ट, दिस इज प्रूवन बाय फॉसिल रिकॉर्ड। लेकिन स्पेशल क्रिएशन क्या बोल रहा, बनाया ऊपर वाले ने वही रहेगा, ऐसा बोल रहा ना। ठीक है, नेक्स्ट, देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, धीरे धीरे लाइफ फॉर्म्स आते गए, स्पीसीज रिचनेस बढ़ती गई। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टर, तो एक गिवन पॉपुलेशन में क्या होते हैं, कैरेक्टर्स में वेरिएशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या, दोज कैरेक्टर्स विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर। तो ये जो फिटनेस का क्राइटेरिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, देखो नेचुरल सिलेक्शन को समझने के लिए बेसिक एजम्पशन या बेसिक एक एनालॉजी या बेसिक सेटअप समझते हैं। क्या लेना है, क्या समझना है, देखो नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करता है एक बार में समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करता है, हाउ नेचुरल सिलेक्शन वर्क्स। तो नेचुरल सिलेक्शन के काम करने का तरीका क्या है, नेचर में कंडीशंस ओरिजिनेट होती हैं। क्या होती हैं? नेचर में कंडीशन ओरिजिनेट होती हैं, मतलब नेचर ओरिजिनेट्स कंडीशन, नेचर ओरिजिनेट्स कंडीशन। नेचर बोलता है ऐसा ऐसा कंडीशन में दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, नेचर बोलेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी कम होगी, या टेम्परेचर कम होगा, ह्यूमिडिटी में चेंज होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ये गैस आएगी, ये गैस जाएगी। ठीक है, सो नेचर में चेंजेस आते हैं और नेचर कंडीशन प्रोवाइड करता है कि ऐसी कंडीशन में रह के दिखाओ। ठीक है, सो नेचर डिक्टेट्स कंडीशन या फिर नेचर डायरेक्ट्स कंडीशन या नेचर गिव्स राइज टू ओरिजिनेट्स कंडीशन। सो नेचर एक कंडीशन दे देता है, मतलब ऑब्वियसली नेचर विल गिव फिजिकल कंडीशन। कैसी कंडीशन? फिजिकल कंडीशन। आप उसको एनवायरमेंटल कंडीशन बोल सकते हो। ठीक है, आप उसको उसी से रिलेटेड लैंग्वेज में यू कैन ऑल्सो कॉल इट क्लाइमैक्टिक कंडीशन। तो नेचर क्या दे देगा? कंडीशन दे देगा कि ये कंडीशन है। अब नेचर ये कंडीशन कैसे देता? सो नेचर ये कंडीशन स्पॉन्टेनियसली देता है। स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली मतलब बस दे देता है, ज्यादा सोचता नहीं है। स्पॉन्टेनियसली कंडीशन नेचर दे देता है। तो कहने का मतलब यह है कि नेचर में बहुत सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, और वॉल्केनिक इरप्शन से जो स्मोक निकला और जो डस्ट निकली उसने एटमॉस्फेयर को कवर कर लिया, और उसकी वजह से लाइट लिमिटिंग हो गई और ठंडा पड़ गया। सो बेटा क्या याद रखना है कि स्पॉन्टेनियसली कोई एक नेचुरल प्रोसेस, कोई एक नेचुरल फिनोमेना क्या कर देगा? फिजिकल, एनवायरमेंटल, क्लाइमेटिक कंडीशन को चेंज कर देगा या फिर न्यू कंडीशन को ओरिजिनेट कर देगा। सो पहली बात आप ये देखो, नेचर क्या करता है? कुछ नहीं, बस नेचर कंडीशन दे देता है कि दिस इज द न्यू कंडीशन, दिस इज द न्यू पॉलिसी। ठीक है, और इसके हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को क्या करना पड़ता है? अडॉप्ट करना पड़ता है। सो क्या होता है, क्या होता है कि नेचुरल सिलेक्शन तब काम करता जब ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी हो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉपुलेशन है,
क्या है, पॉपुलेशन है। अब यहां पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, ठीक है। मान लो नेचर ने कंडीशन दे दी कि CO2 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और लाइट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, लाइट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लाइट इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब बेटा क्या कंडीशन दे दी नेचर ने, नेचर ने बोला ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CO2 कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, क्योंकि C4 प्लांट लो CO2 में अच्छा करते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी में अच्छा करते हैं, और उनका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। सो नेचर अगर ऐसी कंडीशन दे देगा तो नेचर में जो C3 प्लांट होंगे वो कम होने लगेंगे, और जो C4 प्लांट है वो बढ़ने लगेंगे। मतलब C4 प्लांट जो है वो बेटर एडाप्टेड है, क्या है, बेटर एडाप्टेड है, बेटर एडाप्टेड है किसके लिए, इन कंडीशंस के लिए। लेकिन अगर मान लो नेचर बोले CO2 बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, और लाइट इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो नेचर किसको फेवर करेगा, C3 प्लांट को, क्योंकि C3 प्लांट जो है इस क्राइटेरिया के अपोजिट में अच्छे हैं। याद करो फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा कि CO2 का जो पॉइंट होता है, सैचुरेशन पॉइंट, वो C4 में कितना होता है, C4 में होता है 360, और C3 में कितना होता है 450। मतलब C3 प्लांट हायर CO2 में अच्छा करते हैं, और C4 प्लांट थोड़े से कम CO2 में अच्छा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेम्परेचर ऑप्टिमम, C3 का क्या होता है 20-25, और C4 का क्या होता है 40 तक भी वो अच्छे से करते हैं। सो ऑब्वियसली C4 प्लांट हायर टेम्परेचर में अच्छे हैं, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी ज्यादा, तो C3 में फोटो रेस्पिरेशन होता है, और C4 में फोटो रेस्पिरेशन कभी नहीं होता, क्योंकि C4 जो है दे हैव कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैकेनिज्म। तो मुद्दे की बात पे आते हैं, नेचर ने बोला कि ये कंडीशन होगी, तो अब आप मुझे बताओ कि कौन सरवाइव करेगा। C4 बेटर एडाप्टेड है, C4 सरवाइव करेंगे। तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा कि पॉपुलेशन में या फिर बायोडायवर्सिटी में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। सो बायोडायवर्सिटी में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, फिर नेचर कंडीशन थ्रो करता है, ये लो ये कंडीशन। अब जो ऑर्गेनिज्म इस कंडीशन के लिए बेटर एडाप्टेड है, उसके लिए वर्ड क्या यूज हुआ बेटर एडाप्टेड के लिए, फिटनेस। क्या, फिटनेस। मतलब जो ऑर्गेनिज्म इन फिजिकल कंडीशन में, या कोई भी, जो यहां पे तो मैंने बस एक एग्जांपल के लिए ये लिया है, कुछ और भी हो सकता है, जो ऑर्गेनिज्म गिवन सेट ऑफ फिजिकल कंडीशन में बेटर फिट होगा। और याद रखो फिटनेस का मतलब क्या होता है, फिटनेस का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। कैसी फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो जो ऑर्गेनिज्म की फिटनेस अच्छी होगी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस अच्छी होगी, वो ऑर्गेनिज्म इन कंडीशन में अच्छा करेगा। सो फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें अगर है तो C4 फेवर हो रहा है। लेकिन अगर क्या होता, CO2 बढ़ जाती, टेम्परेचर कम हो जाता, लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती, सो C3 फेवर होता उस केस में। सो ऐसा नहीं है कि नेचर ऑलवेज फेवर्स वन। फिलहाल नेचर ट्रॉपिकल कंडीशन में C4 को फेवर कर रहा है, लेकिन कल को C3 को भी फेवर कर सकता है। सो ऐसा नहीं है कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन है इसका कोई डायरेक्शन है। पहली एक फीचर क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन इज बेसिकली डायरेक्शनलेस। ये इवोल्यूशन जो है ये बेसिकली क्या है, डायरेक्शनलेस है। ये अल्गोरिदम, ये मैकेनिज्म आप समझो कि पॉपुलेशन में या बायोडायवर्सिटी में ऑलरेडी वेरिएशन होता है। क्या होता है, वेरिएशन। बेटा प्लांट का एग्जांपल लो तो C3 होते, C4 होते, ठीक है, कैम प्लांट होते। एनिमल्स का एग्जांपल लो, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल को किसी चीज में एडवांटेज है, मैमल्स को किसी चीज में एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल मैमल्स की एक बड़ी एडवांटेज है कि मैमल्स में थर्मो रेगुलेशन अच्छा है, मैमल्स एंडोथर्मिक है, और रेप्टाइल्स तो कोल्ड ब्लडेड है ना, तो रेप्टाइल्स में थर्मो कन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और मैमल्स में जो है वो थर्मो रेगुलेशन है। सो रेप्टाइल्स जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर उतना रेगुलेट नहीं कर पाते, इसकी वजह से रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट होते गए, एक्सेप्ट फ्यू सक्सेसफुल रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल, ये लिजर्ड वगैरह वगैरह। मेजॉरिटी ऑफ रेप्टाइल्स जो पहले के एराज में थे, मेजॉरिटी ऑफ रेप्टाइल्स मींस डायनासोर्स स्पेशली, जो जुरासिक ट्रायसिक पीरियड्स में थे, वो एक्सटिंक्ट हो गए। Why they became extinct is because they were less successful thermoregulators. लेकिन mammals क्या है, they are very successful thermoregulators.
दे हैव वेल टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस, तो उसकी वजह से उनका फिटनेस क्या था, ज्यादा था, इसलिए मैमल्स अभी डोमिनेंट है और रेप्टाइल देखो साइड में हो गए। लेकिन पहले क्या था, पहले रेप्टाइल डोमिनेंट थे, तो उस टाइम की जुरासिक पीरियड की गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल की जो फिजिक्स, जो अर्थ की कंडीशन थी वो रेप्टाइल के लिए फेवर कर रही थी। अभी जो अर्थ की कंडीशन है वो मैमल्स के लिए फेवर करे, इसीलिए मैमल्स जो है अर्थ पे छाए हुए हैं और रेप्टाइल्स जो है वो दीवार में चिपके हुए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट लिजर्ड इन योर हाउस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि फिटनेस बेसिकली मींस रिप्रोडक्टिव फिटनेस, और रिप्रोडक्टिव फिटनेस तभी रहेगी जब ऑर्गेनिज्म ओवरऑल हेल्दी हो। और याद रखो, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली फिट रहेगा वही अपने प्रोजेनी को बना पाएगा, मतलब नेक्स्ट जनरेशन उसकी ज्यादा बनेगी, नेक्स्ट जनरेशन ज्यादा बनेगी तो वो सर्वाइव ज्यादा करेगा, ठीक है। सो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि नेचुरल सिलेक्शन एक डायरेक्शन लेस मैकेनिज्म है जिसमें नेचर स्पॉन्टेनियसली कंडीशन थ्रो करता है, और पॉपुलेशन में जो ऑलरेडी वेरिएशन पाया जाता है उसमें से वन सेट ऑफ वेरिएशंस आर फेवर्ड ओवर अनदर सेट ऑफ वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ देयर फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जिसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस गिवन या फिर थ्रोन एनवायरमेंटल कंडीशन में ज्यादा एडाप्टेड होगी, वो ऑर्गेनिज्म प्रोजेनी बनाएगा, वो ऑर्गेनिज्म का जीन परकोलेट होगा, वो ऑर्गेनिज्म का जीन नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म थ्राइव करेगा, और बाकी के ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, धीरे 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 कम हो जाएंगे, इवेंचुअली दे विल हेड टूवर्ड्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। सो यहां पे एनसीईआरटी को टच करना जरूरी है बेटा। तो क्या लिखा है, देखो लिखा है कि एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन, मतलब वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स में ऑलरेडी होता है, ह्यूमन में रेसेस होती है, प्लांट्स में C3 C4 कैंप होते हैं, इन जनरल एनिमल्स में अगर बोलो तो वर्टिब्रेट्स में, अगर जो है लैंड वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसमें मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, बर्ड होते हैं, तो बहुत सारे वेरिएशन ऑलरेडी नेचर में होते हैं। नेक्स्ट, वो कैरेक्टर्स जो इनेबल करते हैं सरवाइव करने के लिए, नेचर ने दे दिया ना कंडीशन, ऐसा क्लाइमेट रहेगा, ऐसा फूड रहेगा, ऐसा फिजिकल कंडीशन रहेगी, टेम्परेचर वगैरह, और जो ऑर्गेनिज्म इस कंडीशन को जो नेचर ने थ्रो करी है इसको बेटर एडाप्टेड रहते हैं, वो आउट ब्रीड करते हैं। आउट ब्रीड मतलब, यहां पे आउट ब्रीडिंग का मतलब है आउट परफॉर्म करते हैं, मतलब ज्यादा प्रोजेनिस पैदा करते हैं एज कंपेयर टू दोज विच आर लेस एडाप्टेड टू दिस कंडीशन। जो इस कंडीशन में मोर एडाप्टेड है वो ज्यादा प्रोजेनिस पैदा करेगा, और जो इस कंडीशन में लेस एडाप्टेड है वो कम प्रोजेनिस पैदा करेगा। सो अल्टीमेटली कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज इज बिकॉज ऑफ प्रोजेनी, ठीक है। बायोलॉजिकली there is no goal of a organism other than to reproduce. So life is all about reproduction. So life में जो की आइडिया है कि लाइफ चली जा रही है जनरेशन आफ्टर जनरेशन इज रिप्रोडक्शन। विदाउट रेप्लिकेशन, विदाउट रिप्रोडक्शन इन कॉम्प्लिकेटेड लाइफ फॉर्म्स, यूज द वर्ड रेप्लिकेट इंस्टेड ऑफ रेप्लिकेशन, हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। सो कॉम्प्लेक्स लाइफ जो चली जा रही है इसका मेन कारण क्या है, रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन बंद तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बंद, आफ्टर एक्स नंबर ऑफ इयर्स देयर विल बी नो लाइफ। तो मुद्दा क्या है कि फिटनेस का मतलब क्या होता है, फिटनेस बेसिकली मींस, अल्टीमेटली मींस रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है। और देखो यहां पे क्या लिखा है, जो ऑर्गेनिज्म बेटर एडाप्टेड है वो ज्यादा प्रोजेनिस पैदा करेंगे, आउटब्रीड अदर्स मतलब ज्यादा प्रोजेनी पैदा करेंगे, और जो लेस एडाप्टेड है वो सरवाइव करने में उनको इश्यूज आएगी। क्या लिखा है, द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, हेंस जो बेटर फिट है एनवायरमेंट में वो ज्यादा प्रोजेनी पैदा करेंगे और सरवाइव करने के उनके चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या बोला, नेचुरल सिलेक्शन। और ये एक तरह का मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का। मैं एक बार फिर ये बात बोल दे रहा हूं कि बायोलॉजी में एक ही लॉ है जो बायोलॉजी का ओरिजिनल लॉ है, वो क्या है, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। यू कैन नॉट एक्सप्लेन इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन बाय एनी लॉ इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गया हम लोग अल्फ्रेड वेलेस के ऊपर, तो जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहां पे ही देख लेते हैं। देखो अल्फ्रेड वेलेस, जिस टाइम पे चार्ल्स डार्विन ने ये सारे आइडियाज डेवलप किए, उसी टाइम पे एक दूसरे नेचुरलिस्ट भी थे, अल्फ्रेड वेलेस, ठीक है। इन्होंने एक जगह पे काम किया जिसका नाम है मलय आर्किपेलागो, ठीक है। अब ये क्या है, मलय आर्किपेलागो, तुमने ये नाम सुना होगा बेटा, मलेशिया। तो मले बेसिकली मींस मलेशिया, तो मलय आर्किपेलागो बेसिकली मींस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मलेशिया, इंडोनेशिया, पैपुआ न्यू गिनी, उसके साथ साथ ब्रूनी, तो बहुत सारे कंट्रीज हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। इन सारे कंट्रीज को मिला के क्या बोलते हैं, मलई आर्कीपेलागो। एटलीस्ट मलेशिया तो याद आ जाएगा आपको मलई वर्ड सुन करके, ठीक है। सो मलई आर्कीपेलागो बेसिकली मींस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जहां पे किस साइंटिस्ट ने काम किया, अल्फ्रेड वेलेस। और अल्फ्रेड वेलेस ने भी वही आइडियाज डेवलप किए जो मेंडल ने डेवलप किए। सो बेसिकली मेंडल ने इन्होंने, व्हाई आई कीप कॉलिंग हिम एज मेंडल, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने जो आइडियाज डेवलप किए वही आइडियाज किसने डेवलप किए, अल्फ्रेड वेलेस ने भी डेवलप किए, रफली एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम। सो अल्फ्रेड वेलेस भी एक नेचुरलिस्ट थे और इन्होंने मलई आर्कीपेलागो एरिया में काम किया और इन्होंने भी सेम टाइम पे वही आइडियाज डेवलप किए जो चार्ल्स डार्विन ने डेवलप किए, विच इज इवोल्यूशन अकर्स थ्रू मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। सो वी शुड नॉट फॉरगेट द सेकंड पर्सन ऑन द लेस फेमस पर्सन विच इज अल्फ्रेड वेलेस। ऑब्वियसली डार्विन इज मच मोर फेमस, बट डोंट फॉरगेट अल्फ्रेड वेलेस, क्योंकि उन्होंने भी रफली इंडिपेंडेंटली वही आइडियाज डेवलप करे। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम apparently न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिकॉग्नाइजेबल। धीरे धीरे करके ऑर्गेनिजम्स न्यू बन जाते, डिस्टिंक्ट हो जाते। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटीज एंड कॉमन एंसेस्टर्स। बेटा यहां पे एक बात मैं बोलना चाहूंगा, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ह्यूमन का जो एंसेस्टर है वो मंकी है, ठीक है, लेकिन उसके आगे नहीं बोलते ना कि मंकी का एंसेस्टर कौन है। सो ऑब्वियसली मंकी का एंसेस्टर भी प्रिमिटिव मंकीज हैं, लेट अस से लेमूर्स है। फिर ये बोलो कि लेमूर का एंसेस्टर कौन है, सो लेमूर का एंसेस्टर भी स्मॉलर मैमल्स हैं, रोडेंट लाइक मैमल्स हैं। फिर ये बोलो रोडेंट लाइक मैमल्स का एंसेस्टर कौन है, सो रोडेंट लाइक मैमल्स का एंसेस्टर जो है वो आ जाएगा थिरैप्सीड रेप्टाइल, जिसका नाम एनसीईआरटी में आया थिरैप्सीड रेप्टाइल। वो कॉमन है, कनेक्टिंग लिंक है मैमल्स में और रेप्टाइल्स में, विच मींस मैमल्स हैव आल्सो इवॉल्व्ड अल्टीमेटली फ्रॉम रेप्टाइल्स, ठीक है। सो मैं क्या बोला, हम लोग ऐसा बोल के चुप हो जाते हैं, वी जनरली जस्ट से दिस, क्या बोलते हैं हम लोग कि चलो मैमल्स क्या है, मैमल्स में ह्यूमन का अगर इवोल्यूशन की बात करें तो हम लोग क्या बोल के चुप हो जाते हैं कि ओके ह्यूमंस आर एट द टॉप, ह्यूमंस आर दी स्पीसीज, ह्यूमंस बहुत इवॉल्व है। लेकिन ये कहने में शर्माते हैं कि ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकीज, ठीक है, ठीक है, तो ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकीज, ठीक है। फिर ये नहीं बताते कि मंकीज किससे इवॉल्व हुए, सो लेट अस से मंकीज हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम लेमूर्स, लेमूर्स प्रिमिटिव मंकीज बोल सकते हो। नेक्स्ट लेमूर्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रोडेंट्स, रोडेंट्स मतलब यहां पे सिर्फ इतना है स्मॉलर मैमल्स, छोटे मैमल्स, स्मॉलर मैमल से इवॉल्व किया, ठीक है। व्हाट अबाउट रोडेंट्स, रोडेंट किससे इवॉल्व किया, रोडेंट हैव इवॉल्व फ्रॉम थिरैप्सीड्स, थिरैप्सीड्स जो है ये रेप्टाइल्स होते बेटा, थिरैप्सीड्स, तो थिरैप्सीड्स आर बेसिकली रेप्टाइल्स, ठीक है। अब आप मुझे बताओ रेप्टाइल किससे इवॉल्व हुए, रेप्टाइल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम एम्फीबियंस, है ना, एम्फीबियंस किससे इवॉल्व हुए, एम्फीबियंस हैव इवॉल्व फ्रॉम, तुम खुद बताओ, एम्फीबियंस हैव इवॉल्व फ्रॉम फिशेस, ठीक है। अब चलो मुझे बताओ फिशेस किससे इवॉल्व हुई, फिशेस हैव इवॉल्व फ्रॉम, फिशेस तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स है ना, तो फिशेस किससे इवॉल्व होंगी, इनवर्टिब्रेट से, फिशेस हैव इवॉल्व फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स, हायर इनवर्टिब्रेट्स, हायर इनवर्टिब्रेट्स हैव इवॉल्व फ्रॉम लोअर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, ठीक है। अल्टीमेटली यूकैरियोटिक एंसेस्टर्स, यूकैरियोटिक एंसेस्टर्स मतलब प्रोटोजोअन्स, तो याद है प्रोटोजोअन्स आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, सारे एनिमल मोस्टली किससे इवॉल्व हुए, प्रोटोजोअन से इवॉल्व हुए, अमीबा पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए। नेक्स्ट यूकैरियोट्स ऑब्वियसली हैव अल्टीमेटली इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, मतलब बैक्टीरिया। बेटा ये जो रिलेशनशिप है जो अभी मैंने आपको लिख के दी है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव कॉमन एंसेस्टर, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किससे इवॉल्व किए, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व फ्रॉम सम कॉमन एंसेस्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहली बात कॉमन एंसेस्ट्री, क्या बोलते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री, सबका एंसेस्टर कॉमन है, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो,
सबका एंड अल्टीमेटली एंसेस्टर कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हम लोग कौन सी रिलेशनशिप बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। बेटा क्या है? Humans have evolved from monkeys. Monkeys have evolved from lemurs. Lemurs have evolved from smaller mammals. Smaller mammals have evolved from therapsids. Therapsid reptiles have evolved from amphibians. Amphibians evolved from fishes. Fishes evolved from invertebrates, marine invertebrates. Invertebrates have evolved from eukaryotes. Eukaryotes evolved from prokaryotes. तो आप देखो, हम लोग ये तो बोलते हैं कि humans have evolved from monkeys, लेकिन ये कहना भूल जाते कि humans have also evolved from reptiles. ठीक है, humans have also evolved from fishes. That's why some humans are more fishy than other humans. ठीक है, humans have also evolved from eukaryotes and humans have also evolved from bacteria. So ultimately we have evolved from bacteria-like organisms. ठीक है, but right now we are so different from bacteria. We are so different from bacteria at organization level, at cellular level, at genetic level. लेकिन याद रखो कि human हो, bacteria हो, AUG मतलब start codon, ह्यूमन हो चाहे बैक्टीरिया हो, यू 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 मतलब फेनाइल एलेनिन, ह्यूमन हो चाहे बैक्टीरिया हो, हेक्सोकाइनेज एंजाइम उधर भी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, हमारे अंदर भी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। तो याद रखो कि जो मॉलिक्यूलर जो बायोकेमिकल एविडेंस है ना इसका, वो बहुत स्ट्रांग है कि ह्यूमंस हैव इवॉल्व फ्रॉम अल्टीमेटली फ्रॉम एवरीथिंग हैज इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। सो द बायोकेमिकल एविडेंस, द जेनेटिक एविडेंस इज वेरी स्ट्रांग। सो ये जो इवोल्यूशन का केस है ये बहुत स्ट्रांग केस है, और ऑब्वियसली इसको इवॉल्व होने में 1-2 दिन या 1000 साल या इवन लाख साल, मिलियन साल तो लगते नहीं, इसको यहां से यहां आने में एटलीस्ट 2 बिलियन ईयर्स लगे, क्योंकि फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म या फर्स्ट बैक्टीरिया ये कब बना? 2 बिलियन ईयर अगो बना। एनसीईआरटी ने बोला फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म, और ये कब है? ये तो करंट है। तो मतलब यहां से यहां आने में 2 बिलियन ईयर का टाइम है ना। 2 बिलियन ईयर समझते हो? 2 बिलियन ईयर मतलब 2 फॉलोड बाई कितने जीरो? अरे 9 जीरो। इतने साल का टाइम है ना यहां से यहां आने में, ठीक है। क्या किसी ने 100 साल की जिंदगी देखी है? बहुत से लोगों ने देखी है। क्या किसी ने 1000 साल की जिंदगी देखी है? किसी ने नहीं देखी। सो 1000 साल किसी ने नहीं देखा, तो 2 बिलियन ईयर का अंदाजा किसको होगा? 2 बिलियन ईयर का 1% भी अंदाजा किसी को नहीं है कि 2 बिलियन ईयर में क्या से क्या हो सकता है। बैक्टीरिया से ह्यूमन बन सकता है। दिस इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये होने के लिए अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स हैं, जिसमें इयॉन्स हैं, इपॉच है, ठीक है, पीरियड है, एराज है। तो एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल टाइमलाइन है जो अपने सिलेबस में नहीं है बेटा। तो एंटायर 2 बिलियन ईयर्स ऑफ हिस्ट्री को हम लोगों ने डिवाइड किया है, मीसोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, जुरासिक पीरियड, ट्राइएसिक पीरियड, सीनोजोइक एरा, ऐसे हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। पूरे ये जो अर्थ की हेडियन अर्थ से लेके मतलब 4.5 बिलियन ईयर की जो हिस्ट्री है सबको डिवाइड कर रखा है जियोलॉजिकल टाइम्स में, विच इंक्लूड इपॉक्स, पीरियड्स एंड एराज। ये जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की, ये कोरिलेट करती है बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ। मतलब पहले के ऑर्गेनिज्म पहले के कैरेक्टर के साथ इवॉल्व है, पहले के हैबिटेट के हिसाब से इवॉल्व है, अभी के ऑर्गेनिज्म अभी के कैरेक्टर्स अभी के हैबिटेट के हिसाब से इवॉल्व है। अ कॉमन अंडरस्टैंडेबल कंक्लूजन इज दैट Earth is not old. Earth is very old, obviously, not thousands of years old, but billions of years old. तो स्पेशल क्रिएशन का थ्योरी क्या बोला कि अर्थ 4000 साल पुरानी है। The best theories from religious scriptures say that Earth is million year old, but Earth is in fact 4.5 billion years ago through concrete scientific evidence. Thank you so much for watching this lecture. I'll see you in the next video.